Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another session of the Graviton series, एक ऐसी स्पेशल सीरीज जो मैंने नीट 2024 और 2025 एस्पायरेंट्स के लिए लॉन्च की है, जिसके अंदर मैं ऐसे मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ जो नीट के फिजिक्स के सिलेबस में है, जिसके ऊपर नीट के एग्जाम में हर साल 140 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेलिंग में कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर आगे किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवाइज करना चाहते हैं, तो ग्रेविटॉन सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ग्रेविटॉन सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसकी हेल्प ले सकते हो। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर एक टॉपिक के ऊपर एक क्लास है और उसी एक टॉपिक के ऊपर मेरी तरफ से सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मिनी डीपीपी भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि कोई भी बच्चा अगर इन क्लासेस को ले रहा है और थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहता है तो इन मिनी डीपीपीज की हेल्प से कर सकता है। मैंने पूरी बच्चों इस तरीके से एक गूगल शीट बनाई हुई है। इस गूगल शीट में टॉपिक की लिस्ट भी है कि बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स ऐड होते रहेंगे और उसी तरीके से ये भी गिवन है कि वो टॉपिक्स कब कंप्लीट होने वाले हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दीज टॉपिक्स। मैं यहाँ पर क्लास के लिंक भी डाल रही हूँ, क्लास के पीडीएफ का लिंक भी डाल रही हूँ और मिनी डीपीपी का लिंक भी डाल रही हूँ। मतलब ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वैसे तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए एक्सेस कर पाना या फिर जंप कर पाना एक ग्रेविटॉन की क्लास से दूसरी ग्रेविटॉन की क्लास तक। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँ कि मानो अगर कोई बच्चा 4 महीने के बाद इस सीरीज को देख रहा है तो उसको दर बदर ऐसे भटकना ना पड़े क्लास के पीडीएफ के लिए या फिर मुझे बोलना चाहिए मिनी डीपीपी के लिए। तो मैंने पूरा ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया है तुम्हें। दिस इज द वन स्टॉप फॉर ग्रेविटॉन सीरीज। इट हैज़ द क्लास लिंक्स, इट हैज़ द क्लास पीडीएफ लिंक्स, इट ऑल्सो हैज़ द मिनी डीपीपी लिंक्स। ठीक है, ये जो गूगल शीट का लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी मानो अगर इन बच्चों की तरफ तो मुझसे बिल्कुल डिटेलिंग में फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, पूरी की पूरी फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स का रिवीजन मेरे साथ करना चाहते हो, पूरी फिजिक्स मेरे ही हाथों में देना चाहते हो, अगर तुम मेरे अंडर डिटेलिंग में 7 महीनों में पूरी क्लास 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स सब मुझसे पढ़ना चाहते हो डिटेल क्लासेस की हेल्प से, जो लाइव क्लासेस होंगी, अगर कभी भी मिस हो जाएं तो रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट सीरीज के साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ साथ जिनको मैं कंडक्ट कराऊंगी, और उन डीपीपीज के साथ साथ जो टॉपिक वाइज होगी और जिसके अंदर मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों तुम लोग मेरे अनअकैडमी के इस बैच में एनरोल कर सकते हो, विच इज़ द ग्रेविटॉन बूस्टर बैच। ग्रेविटॉन बूस्टर बैच मैंने अलग से भी निकाला हुआ है कि मानो अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कि भाई उनको ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना कि अगर वो ऐसे सब्सक्राइब कर लें तो जितने भी एडुकेटर्स हैं उनके सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाए। मानो अगर उनको वो इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, वो सिर्फ इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे इस पर्टिकुलर बैच के लिए, तो इस बैच को तुम लोग खरीद सकते हो। इस बैच का जो बाय लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। ग्रेविटॉन बूस्टर बैच अभी 15 जून से शुरू हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने सेमीकंडक्टर से शुरुआत की है, मॉडर्न फिजिक्स से शुरुआत की है, तो जो क्लासेस रह गई हैं तुम उनके रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो। बाकी जो आगे की क्लासेस है तुम लोग लाइव भी लगा सकते हो। ठीक है जी। आज का जो हमारी ग्रेविटॉन सीरीज की क्लास का टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम एंड मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स। इसका मतलब जब भी मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं जो क्लास 11 फिजिक्स का है, तो उसके अंदर 60% ऑफ द चैप्टर के अंदर यही है कि भाई इसका एक्सेलरेशन निकालो, इसकी टेंशन निकालो, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो डायरेक्शन निकालो, नॉर्मल रिएक्शन निकालो, एपरेंट वेट निकालो। यही सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे, चाहे मैं विद फ्रिक्शन की बात करूं या मैं विदाउट फ्रिक्शन की बात करूं। तो ये जो हमारी क्लास है इसके अंदर मैं तुम्हें यही फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ, जिस टेक्निक की हेल्प से हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है। मैं ये टेक्निक क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग वर्बली भी बात करेंगे, और एक बार जब वो वर्बल डिस्कशन हो जाता है फिर बाद में मैं इस टेक्निक को 9 बार अप्लाई करके दिखाऊंगी इसी क्लास में। मतलब 9 क्वेश्चन टाइप्स जो तुम्हारे मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम्स है, 9 क्वेश्चन टाइप्स इसी क्लास में कवर होंगे। तो ताकि उन 9 क्वेश्चन टाइप्स की हेल्प से, उन 9 एप्लीकेशंस की हेल्प से मैं तुम्हें ये टेक्निक एक्चुअली में अप्लाई क्या होती है मैं ये भी बता सकूं। बिकॉज कभी कभी ये होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक होती क्या है ये तो पता है, अप्लाई करनी नहीं आती। तो मैं फोकस करूंगी ताकि तुम्हारे दिमाग में वो न्यूरल नेटवर्क्स बने जो इम्पोर्टेंट है, ताकि तुम खुद से भी इतने सक्षम हो पाओ कि फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक खुद से भी लगा पाओ। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें फ्रिक्शन इंक्लूडेड नहीं है। ग्रेविटॉन सीरीज की जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं फ्रिक्शन कराने वाली हूँ, जो इस वेडनेसडे को कंडक्ट होगी, 12 बजे वो पब्लिश हो जाएगी, विच इज़ 28 जून 12 PM फ्रिक्शन के ऊपर क्लास आ जाएगी। So I'm hoping everyone knows everything about me
everything about this series, everything about this plus course, and this is where I begin with the class. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। और अब शुरू करते हैं डिस्कशन कि एक्चुअली में फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक होता क्या है। तो देखो बच्चों, अगर मानो मेरे पास कभी भी कोई सिस्टम हो, चाहे उस सिस्टम के अंदर एक बॉडी हो या फिर एक से ज़्यादा बॉडी हो, अगर मानो मुझे उस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है, या फिर अगर उस सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है, मैं उसके कंसिक्वेंस को डिफाइन करना चाहती हूँ, तो फिर बाद में जिस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, वो मेरी फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आप सिस्टम चूज करो। तो अब मानो अभी मेरे पास ये सिस्टम है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ ये वाले सेगमेंट की एक्सेलरेशन के ऊपर कमेंट करना है, तो मैं इसको अपना सिस्टम चूज करूंगी। सो आई कैन से चूजिंग अ सिस्टम इज बेसिकली डिफाइनिंग अ बाउंड्री, जिसके अंदर जो भी चीज़ है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। जैसे कि मानो ये मेरे पास 6 kg बॉडी है, ये मेरे पास 2 kg बॉडी है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 6 kg की बॉडी से कंसर्न है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो मैं इसको अपना सिस्टम लूंगी। ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली वो पार्ट होगा जिसको हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखने वाले हैं, जिसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा हम उसके बारे में बात करेंगे और एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो नंबर 1 स्टेप होता है आप सिस्टम चूज कर लो। नंबर 2 स्टेप होता है अब ये देखो कि सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, क्योंकि एक बॉडी का एक्सेलरेशन होगा उन फोर्सेज की वजह से जो बॉडी के ऊपर लग रहा है, ना कि उन फोर्सेज की वजह से जो बॉडी किसी और बॉडी के ऊपर लगा रही है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक बार जब तुमने सिस्टम डिसाइड कर लिया, उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लो, और फिर सारे फोर्सेस बनाओ जो इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। वो फोर्सेस नहीं बनाने हैं जो ये बॉडी या फिर ये सिस्टम किसी और बॉडी या फिर सिस्टम के ऊपर लगा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो फोर्सेस जो इस बॉडी या फिर इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। एक बार जब तुम्हारे पास मल्टीपल फोर्सेस आ जाए, अब देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हो। अगर मानो ये दोनों, ये मानो मल्टीपल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और मानो अगर ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाद में नेट फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। इट इज वेरी जेन्युइन। These are the only steps. So first of all you define a system. Diagram बनाना बहुत important है. So first of all you define a system. You start drawing a diagram by drawing a point. So this point is going to represent the system. Then you draw all the forces which are acting on the system. Right? So the forces can cancel out. या तो मैं बोल दूं कि ऑल टुगेदर सारे के सारे अगर मानो फोर्सेस कैंसल आउट कर गए तो ऑल टुगेदर नेट एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की डायरेक्शन में जो फोर्स है सिर्फ और सिर्फ वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखो, अगर मानो फोर्सेस कैंसिल आउट कर गए हैं तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्सेस 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। और मानो अगर नेट फोर्स है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन आएगा। मतलब मानो अगर मेरे पास ये बॉडी है, यहाँ पर F1 फोर्स लगा, यहाँ पर छोटू सा F2 फोर्स लगा, और मैं बोल रही हूँ कि इसका एक्सेलरेशन A है, तो जिस बच्चे को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता उसको लगेगा कि ये ए का एक्सेलरेशन F1 की वजह से है, लेकिन नहीं, ये बॉडी का एक्सेलरेशन है। मतलब ये बॉडी का नेट एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स की वजह से होता है। तो मानो अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ए ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये होगा उस नेट फोर्स की वजह से जो ऊपर की डायरेक्शन में है, विच इज F1 माइनस F2। तो ये वाला जो नेट फोर्स है F1 माइनस F2, वो एम मास को मूव कराएगा ए के एक्सेलरेशन से। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। मुझे लगता है कि ऐसे वर्बली समझा के जितना भी समझाया जा सकता था या फिर जितना भी समझा जा सकता था उतना मैं समझा चुकी हूँ, तुम समझ चुके हो। तो अब थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करते हैं। एक्चुअली मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं 9 बार अप्लाई करने वाली हूँ। और हर एक एप्लीकेशन टाइप एक क्वेश्चन टाइप होगा। जैसे कि पहला एप्लीकेशन नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी के ऊपर लग रहा है उसको निकालना। दूसरा एप्लीकेशन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पिक अप द बॉडी। तीसरा टाइप आ जाएगा जब हम बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। चौथा टाइप आ जाएगा लिफ्ट प्रॉब्लम्स। फिफ्थ टाइप आ जाएगा हैंगिंग प्रॉब्लम्स। सिक्स्थ टाइप आ जाएगा हमारे पास मंकी प्रॉब्लम्स। जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम्स है, लेकिन हैंगिंग प्रॉब्लम्स भी 2 तरीके की है। एक हैंगिंग प्रॉब्लम्स होती है जिसके अंदर ये जो कंस्टिट्यूएंट जो हैंग कर रहे हैं ना, वो ऊपर नीचे एक्सेलरेट नहीं करते। लेकिन तुम लोगों ने एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि मंकीज प्रेजेंट होते हैं, ऊपर नीचे एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। तो हैंगिंग प्रॉब्लम विदाउट एक्सेलरेशन भी करेंगे, विद
एक्सेलरेशन भी करेंगे। 7th एप्लीकेशन आ जाएगा कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल मोशन। 8th टॉपिक आ जाएगा पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। एक तो जब दोनों मासेस या फिर तीनों मासेस हैंग कर रहे हैं, और फिर 9वां एप्लीकेशन आ जाएगा पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, जिसके अंदर एक मास हैंग कर रहा है और एक मास हमारा टेबल के ऊपर है। तो ये सारे क्वेश्चन टाइप्स में मैं तुम लोग को एफबीडी डायग्राम बना के दिखाने वाली हूँ, एफबीडी टेक्निक को अप्लाई करने वाली हूँ। बिल्कुल आराम से डिस्कस करते हैं। अगर तुम कहीं पे भी अटक जाओ, पहले पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना उस एप्लीकेशन का, और फिर भी अगर तुम्हें लगे कि कुछ चूक गया है, देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो फर्स्ट लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसे हमें अच्छे से पता है कि एक बॉडी का वेट बेसिकली वो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लगता है अर्थ की वजह से। कि मानो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरा वेट 2 kg है ना, इसका मतलब ये कि 20 न्यूटन के फोर्स से मैं खींची जा रही हूँ अर्थ की टूवर्ड्स, दैट इज द वेट। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेट वेरी क्लियरली, राइट? So it is as easy to understand the normal reaction as well, because normal reaction basically वो फोर्स होता है जो सरफेस बॉडी के ऊपर लगा रही होती है, क्योंकि सरफेस बॉडी को प्रेस कर रही होती है। मतलब मानो मैंने क्या बोला कि मानो अगर मेरे पास ये सरफेस है, तो अगर मानो बॉडी इस सरफेस को एक्स के फोर्स के साथ प्रेस करेगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से सरफेस चुप थोड़ी बैठेगी, सरफेस भी रिएक्शन शो करेगी। तो बॉडी ने सरफेस को प्रेस किया एक्स न्यूटन से, तो अब यहाँ पर जो सरफेस है वो बॉडी के ऊपर भी एक्स न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो ये जो फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है। तो आई कैन से कि अगर मानो दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है, तो दो सरफेसेस, या फिर मैं बोल सकती हूँ अगर मानो बॉडी और सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, तो बॉडी सरफेस को प्रेस ही नहीं कर सकती, और अगर बॉडी सरफेस को प्रेस नहीं कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन आ ही नहीं सकता। तो मैं एक तरीके से ये भी बोल सकती हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब बॉडी सरफेस को प्रेस करेगी तभी जो हमारी सरफेस है रिएक्शन शो करेगी नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्मेट में। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। कि मानो अगर मेरे पास ये इस तरीके से सरफेस है, मैंने ऐसे बॉडी रखी हुई है, तो अब हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर ऐसे प्रेस करेगी बॉडी सरफेस को, तो यहाँ पर सरफेस ने भी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मानो अगर मेरे पास इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस हो, यहाँ पर बॉडी रखी हुई हो, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। दीज वर दी फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो फर्स्ट एप्लीकेशन में भी आएगा, सेकंड एप्लीकेशन में भी आएगा, और हमारे लिफ्ट प्रॉब्लम्स में भी आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अभी बिकॉज मैंने तुम्हें बता दिया कि नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लगता है सरफेस के द्वारा, बिकॉज बॉडी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस हो रही होती है। तो आई कैन से कि भाई अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो मुझे सिर्फ नेट फोर्स निकालना है, जिस नेट फोर्स से बॉडी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस हो रही है ना। तो अभी मुझे अच्छे से पता है कि नॉर्मल रिएक्शन ये वाली बॉडी के ऊपर लगेगा, मतलब मैं इस बॉडी को स्टडी करने वाली हूँ, तो बस जिस बॉडी को स्टडी करने वाली हूँ वो मेरा सिस्टम है। तो ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम को मैंने इस तरीके से इस तरीके से एक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जितने भी फोर्सेस इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं मुझे वो बनाने हैं। तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई देखो, एक तो वेट नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। सो मास 6 kg है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में 10 ले रही हूँ, तो mg की वैल्यू या फिर वेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 60 न्यूटन आ जाएगी, है ना। और एक मुझे ये भी पता है कि ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो तुम देखो ना, अब बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है बच्चों, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब यही है ना कि जो नेट फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। लेकिन नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उससे इक्वल टू है। कि अगर मैं बोल रही हूँ कि वाई की डायरेक्शन में, वाई की एक्सिस के ऊपर किसी भी तरीके का नेट फोर्स नहीं है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स है और नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड के, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। अब की बार मानो मैं तुमसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछती हूँ कि मेरे पास 6 kg की बॉडी है, इसके ऊपर मैंने ऊपर की डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और अब मैं नॉर्मल रिएक्शन तुमसे पूछती हूँ। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि ये वाले बॉडी के को हम स्टडी करेंगे, तो इसको मैंने सिस्टम मान लिया, ऐसे पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक तो इसका वेट 60 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। एक मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, और एक यहाँ पर इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले सिस्टम डिसाइड किया, पॉइंट साइज बनाया उसको, फिर बाद में सारे फोर्सेस बना दिए जो इस सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में लग रहे हो। तो दोबारा से बात तो वही है ना कि भाई ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी नीचे जा रही है, पहले भी रेस्ट पे थी बाद में भी रेस्ट के ऊपर है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है,
तो अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है वाई डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या, वाई डायरेक्शन के अंदर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो है। तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की डायरेक्शन में भी लगेगा। अब एक बार तुम्हारे पास ये आ गया तो तुम देख लो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन आ गई, है ना। लेकिन इसको तो पता है हम लोग नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। तुम बताओ, बॉडी ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस हो रही है 60 न्यूटन से, लेकिन फिर ग्राउंड से ऊपर भी उठ रही है 20 न्यूटन से। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉडी है ग्राउंड के अगेंस्ट जिस नेट फोर्स के साथ प्रेस होगी वो 40 न्यूटन है। तो अगर बॉडी ग्राउंड के साथ नेट फोर्स ऑफ 40 न्यूटन से प्रेस हो रही है तो नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू 40 न्यूटन आनी थी। सो देयर आर मेनी वेज बट अल्टीमेटली वी गेट टू द सेम आंसर। अब दूसरा एप्लीकेशन देखना जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है अगर मानो हम किसी भी बॉडी को उठाना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझने की रिक्वायरमेंट ये है कि कभी भी अगर तुम लोग डिफाइन करते हो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है बॉडी को उठाने के लिए, देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मानो ये मेरे पास बॉडी है, बॉडी इस तरीके से, बॉडी का वेट है 60 न्यूटन। तो अगर बॉडी का वेट 60 न्यूटन है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है वाई डायरेक्शन में, तो अगर मानो बॉडी का वेट 60 बॉडी का वेट अगर 20 न्यूटन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मिनिमम फोर्स जो मुझे लगाना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट ये जो बॉडी है ये उठ पाए, ताकि इसकी उठने की स्टार्टिंग हो सके, ताकि मैं ये बोल सकूं दैट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग पिक्ड अप, तो वो मिनिमम फोर्स 20 न्यूटन के इक्वल टू ही होगा ना। तो जब बॉडी के ऊपर जो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उतना ही फोर्स मैं ऊपर की डायरेक्शन में भी लगा दूं, तो फिर तो नेट फोर्स जिससे बॉडी ग्राउंड को पुश कर रही है या फिर जो नेट फोर्स जिससे बॉडी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस होगी वो जीरो हो गया। तो अगर मानो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है और मैं ऊपर की डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन लगा दूं, तो फिर तो बॉडी किसी भी फोर्स के तो फिर तो ये जो बॉडी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस ही नहीं हो रही। तो अगर वो सरफेस के अगेंस्ट प्रेस ही नहीं हो रही तो नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं आएगा, है ना। तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्यों जब भी मैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पिकअप अ बॉडी की बात करती हूँ तो क्यों यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन होगा ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जितना फोर्स बॉडी के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था हमने उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा दिया बॉडी को उठाने के लिए। तो अब जो बॉडी है सरफेस के अगेंस्ट प्रेस ही नहीं हो रही है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस नाउ इट इज इजी टू सॉल्व। जैसे कि पहले वाले सिनेरियो को देखना, 6 केजी की बॉडी है, मैं एफ का फोर्स ऊपर लगा रही हूँ और मुझसे यही पूछा हुआ इस एफ फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो मुझे अच्छे से पता है कि भाई मैं जिस सिस्टम को कंसिडर कर रही हूँ वो मेरा ये वाला सिस्टम है। तो ये आया मेरे पास सिस्टम, पॉइंट साइज में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसका वेट 60 न्यूटन का नीचे की डायरेक्शन में, और मैंने जो फोर्स लगाया है इसको उठाने के लिए वो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो तुम देखो ना, अगर 60 न्यूटन का फोर्स है जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मुझे मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को उठाने के लिए वो भी 60 न्यूटन है, क्योंकि जो मिनिमम फोर्स मुझे लगाना पड़ता है बॉडी को उठाने के लिए ये वो फोर्स है जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। उसी तरीके से थोड़ा सा और समझो नीचे वाले एग्जाम्पल की हेल्प से। अब की बार मानो मैं फोर्स ऐसे नहीं लगा रही हूँ, मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये वाले फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए सच दैट ये वाली जो 6 केजी की बॉडी है ग्राउंड से उठ जाए। भाई व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पिक अप द बॉडी। तो अगेन चीजें तो सेम ही रहेगी कि भाई दिस सिस्टम इज अंडर द ऑब्जर्वेशन, तो ये मेरा सिस्टम आ गया, इसको मैंने पॉइंट साइज में रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है हम वो सारे फोर्सेस बनाते हैं जो इस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो मैं ना बच्चों ये जो एफ फोर्स है इसके कंपोनेंट्स बनाने वाली हूँ कि ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास 30 डिग्री आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है ये मेरे पास एफ कॉस ऑफ 30 डिग्री बन जाता है, और ये मेरे पास इस तरीके से एफ साइन ऑफ 30 डिग्री बन जाता है। तो मैं ऐसे ही इस फोर्स के कंपोनेंट्स बना रही हूँ कि भाई एक तो यहाँ पर आया मेरे पास एफ साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज इक्वल टू एफ बाई 2। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ कॉस ऑफ 30 डिग्री, और एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है इसका वेट विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन। नाउ अंडरस्टैंड, अगर मानो मुझे बॉडी को पिक करना है तो ऑब्वियस ही बात है मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या लेना देना है। इफ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पिक अप द बॉडी इज रिलेटेड टू द वाई डायरेक्शन, तो तुम समझ पा रहे हो इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाई नीचे की डायरेक्शन में, ये देखो नीचे की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है वो 16 न्यूटन है, तो मुझे ऊपर की डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को उठाने के लिए। तो अब की बार मैं एफ बाई 2 लगा रही हूँ ना, तो आई कैन से कि भाई एफ बाई 2 शुड बी इक्वल टू 60। तो यहाँ से मेरे पास एफ की वैल्यू कितनी आ गई,
120 न्यूटन। मतलब अगर मानो मैं ऐसे सीधा सीधा फोर्स लगा रही होती तो वो तो 60 न्यूटन था, लेकिन मानो अगर मैं एक एंगल के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ तो ये वाला फोर्स, ये जो इसका कंपोनेंट आ रहा है, इस कंपोनेंट को नीचे वाले नेट फोर्स से बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे समझो, मिनी डीपीपी की हेल्प से जब तुम खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब तीसरा क्वेश्चन, मानो मैं तुम्हें ये बोलती हूँ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से पता है हम लोग यहाँ पर बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं। बॉडी मेरे पास यहाँ पर वो सिस्टम होगा जिसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। बॉडी का जो मास है वो 5 kg है। ऊपर भी फोर्स लग रहा है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको अपने सिस्टम की तरह कंसिडर कर लूँगी। तो हर एक क्वेश्चन में, हर एक एप्लीकेशन में मेरा बिल्कुल सेम अप्रोच है कि मैं पहले सिस्टम को इस तरीके से पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। एक बार जब मैंने ये कर दिया तो तुम देखो ना, ऊपर की डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, नीचे की डायरेक्शन में 2 न्यूटन है। तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई जो फोर्स है एक्चुअली में ऊपर की डायरेक्शन में 8 न्यूटन है ना। ऊपर की डायरेक्शन में 10 न्यूटन, नीचे की डायरेक्शन में 2 न्यूटन, तो 10 में से 2 चला गया। ऊपर की डायरेक्शन में 10, नीचे की डायरेक्शन में 2, तो आई कैन से ऊपर की डायरेक्शन में 8 रह गए। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे 12 है और राइट हैंड साइड पे 8 है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 4 न्यूटन रह गया। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये मेरे पास 5 kg की बॉडी है जिसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है। अब नेट फोर्स निकाल लो, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि नेट फोर्स, कभी भी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना होता है हम यहाँ से निकालते हैं, दैट नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मास ऑफ द बॉडी तो मैं जानती हूँ 5 kg है, अब मुझे सिर्फ नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो नेट फोर्स की वैल्यू बड़ी इजिली आ जाएगी यहाँ से। ये देखो, दोनों के ऊपर पाइथागोरस लगा दो ना, वेक्टोरिकली ऐड करूँ तो नेट फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो मेरे पास कितना आ जाता है 4√5 न्यूटन। सो दैट इज इट। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4√5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 kg की बॉडी के ऊपर, तो ये वाली वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय √5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब में बिल्कुल सेम अप्रोच है। और ये जो टेक्निक है बच्चों, ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक है। ये मेरा तीसरा एप्लीकेशन था। अब चौथा एप्लीकेशन आ गया लिफ्ट प्रॉब्लम। तो देखो तुम लोगों को सबसे पहले तो समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। तो तुमसे बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है कि मानो अगर मेरे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर कोई सामान रखा हुआ है या फिर कोई इंसान खड़ा है जिसका m मास है। तो अगर मानो लिफ्ट ऊपर नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या ऊपर किसी एक्सेलरेशन से मूव करे, नीचे किसी एक्सेलरेशन से मूव करे, फ्री फॉल करे, तो बेसिकली ये इंसान के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। तो इंसान के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, इट विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स जिससे ये जो इंसान है सरफेस के अगेंस्ट प्रेस हो रहा है। इसका मतलब मानो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर वेइंग मशीन रखती हूँ, है ना, तो वेइंग मशीन हमें क्या रीडिंग देती है, वेइंग मशीन हमारे मास को थोड़ी मेजर कर रही है। वेइंग मशीन ये मेजर कर रही है कि तुम वेइंग मशीन के अगेंस्ट कितने फोर्स के साथ प्रेस हो रहे हो। अगर मानो ये वेइंग मशीन है और तुम इसके ऊपर जब खड़े हुए तो तुमने अगर वेइंग मशीन को प्रेस किया 100 न्यूटन से, तो ये तुम्हें 100 की रीडिंग दे देगी। या फिर बोल देगी कि भाई जो तुम्हारा मास है वो 10 kg है, या जो तुम्हारा वेट है वो इस तरीके से 100 न्यूटन है ना। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछा हुआ है तो बेसिकली तुमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो बॉडी है वो सरफेस के अगेंस्ट कितने फोर्स के साथ प्रेस करेगी, है ना। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन ये वाले सिनारियो में बेसिकली वो वेट बताएगा जो वेइंग मशीन मेजर करते। कि मानो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये वाले सिनारियो में एक लिफ्ट है, ऊपर एक एक्सेलरेशन से जा रही है, लेट अस अज्यूम कि वो सरफेस को प्रेस करती है 30 न्यूटन से, 30 न्यूटन के नेट फोर्स से। इसका मतलब इसका नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन आ गया। मतलब अगर यहाँ पर वेइंग मशीन होती तो वो भी 30 न्यूटन के फोर्स की रीडिंग तुम लोगों को देती। विच इज वाई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एपरेंट वेट भी बोला जाता है। दैट जो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के ऊपर लग रहा है, इट इज इक्वल टू द फोर्स जिस नेट फोर्स से जो बॉडी है सरफेस के अगेंस्ट प्रेस हो रही है। तो अगर वहां पर वेइंग मशीन होती तो वेइंग मशीन इसी फोर्स को रजिस्टर करती। तो इसी वेट को एपरेंट वेट बोला जाता है। एपरेंट वेट का मतलब क्या, एपरेंट वेट का मतलब वो वाला वेट जो हम लोगों को ये वेइंग मशीन बता रही है। वो रियल वेट के इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो रियल वेट के नहीं भी इक्वल टू होता है। जैसे कि मानो, अगर मानो मैं बोलूँ कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही होती या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही होती, व्हाट आई मीन टू से इज कि मानो अगर ऊपर नीचे एक्सेलरेशन नहीं होता तो फिर तो बड़ी जेन्युइन सी बात थी, m मास की बॉडी है, mg का फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा,
ऊपर नीचे कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की डायरेक्शन में अगर mg फोर्स आया तो फिर और ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आया तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल टू हो जाएगा कि भाई y की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज जो पॉजिटिव y की डायरेक्शन में फोर्स लगा उतना ही फोर्स नेगेटिव y की डायरेक्शन में लगा. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, राइट? बट नाउ वॉट इफ द लिफ्ट इज मूविंग विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन. अब तुमसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा हुआ है, तो बच्चों अभी तक जितना भी ये वर्बल डिस्कशन था वो सब तुम्हारे कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए था. अब अगर मानो मैं एफबीडी के ऊपर अगर सीधा आती हूँ तो ये मैंने इसको अपना सिस्टम ले लिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इसको मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया. अब देखो इसका वेट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ये तो हम जानते हैं. तो mg लग गया नीचे की डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन लग गया ऊपर की डायरेक्शन में. अब की बार एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही नेट फोर्स भी होता है ना बच्चों. तो नेट फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में है वो हो जाएगा मेरे पास ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स. और नेट फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. दोबारा से सुनो, लेकिन अब की बार मैं लिफ्ट के एक्सेलरेशन को नीचे की डायरेक्शन में रखती हूँ कि मैं अभी इस ब्लॉक को स्टडी कर रही हूँ, तो ये मेरा सिस्टम है, इसको मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये तो चीज़ तय ही है कि इसका जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा. तो नीचे लग गया मेरे पास mg, ऊपर लग गया मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन अब की बार ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं. द रीजन बीइंग कि अब की बार ये जो लिफ्ट है, ऐसा नहीं है कि ये लिफ्ट ऊपर नीचे जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. तो ऑब्वियसली बात है लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगी उस उतने ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगी वो सारी चीज़ें जो लिफ्ट के अंदर रखी हुई हैं. तो अगर मानो मैं बोल रही होती कि लिफ्ट ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लिफ्ट नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, या लिफ्ट रेस्ट के ऊपर है, तो तब तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में जीरो आना था, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर देते. तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg आ जाती, मतलब जो रियल वेट है वही एपरेंट वेट है. मतलब जो वेइंग मशीन है तुम्हें एग्जैक्टली वही रीडिंग देती जो तुम्हारे रियल वेट की है. लेकिन अब की बार पहले वाले सिनेरियो में लिफ्ट ऊपर ए के एक्सेलरेशन से गई, अब वो नीचे ए के एक्सेलरेशन से आ रही है. तो अगर मानो इसका एक्सेलरेशन अब की बार नीचे की डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा वो हो जाएगा नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स. और जो नेट फोर्स लगता है वो हो जाता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन. वंस यू हैव दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना कितना इजी है. देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई mg प्लस ma, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है मेरे पास m मल्टीप्लाइड बाई g प्लस ए. और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है mg माइनस ma, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए. सो आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग कि अगर मानो लिफ्ट का ऊपर नीचे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेइंग मशीन रीडिंग mg की देती, जो कि रियल वेट है, mg इज द रियल वेट. लेकिन बिकॉज अभी लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे रियल वेट से ज़्यादा नजर आ रहा है. मतलब वेइंग मशीन जो रीडिंग देगी वो हमारी रियल वेट से ज़्यादा देगी. कि मानो तुम 50 kg के हो लेकिन तुम्हें रीडिंग 55 kg की मिल जाए. और उसी तरीके से जब लिफ्ट नीचे किसी एक्सेलरेशन से जा रही है तो अब की बार नॉर्मल रिएक्शन वेट से भी कम है. कि मानो अगर मैं बोलूँ कि मेरा वेट 10 kg है तो मुझे 100 न्यूटन से लिफ्ट की जो सरफेस है उसको प्रेस करना चाहिए, लेकिन मैं उससे कम फोर्स से लिफ्ट की सरफेस को प्रेस कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी मेरे रियल वेट से कम है. सो ये तो कंक्लूजन्स है ना, फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक थोड़ी है ये तो कंक्लूजन्स है कि कैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो रियल वेट है वो एपरेंट वेट से छोटा होगा जब लिफ्ट ऊपर जाती है, और रियल वेट की वैल्यू एपरेंट वेट से बड़ी होगी जब हमारी लिफ्ट नीचे जा रही होती है. और मानो अगर बच्चों फ्री फॉल कर रहा होता, मानो अगर लिफ्ट जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता, कि मानो लिफ्ट के यहाँ पर इस तरीके से वायर होती है ना, मानो अगर वो वायर टूट जाए और लिफ्ट मस्त ऐसे फ्री फॉल करे, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर मानो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल टू हो जाता तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता. कि तुम लिफ्ट के अंदर हो, तुम लिफ्ट के अंदर हो लेकिन तुम्हारे जो पैर हैं वो लिफ्ट की सरफेस को प्रेस नहीं कर रहे. और करेंगे भी कैसे, तुम भी जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हो, लिफ्ट भी जी के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है ना, तो तुम्हारे पैर कैसे प्रेस करेंगे लिफ्ट की सरफेस के अगेंस्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा.
तो ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 4, जो कि हमारे थे लिफ्ट प्रॉब्लम्स। अब जो फिफ्थ एप्लीकेशन है वो है हैंगिंग बॉडी प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर यहाँ पर जो सिस्टम है ना ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, बस इस तरीके से हैंग कर रहा है। और अब तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालो, ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालो, ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालो। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ लेट अस बी स्मार्ट ना, कि मानो अगर सबसे पहले मैं ये वाली स्ट्रिंग की बात करूँ, तो ये वाली स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो सिस्टम है वो ये है ना, ये देखो, दिस इज द सिस्टम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेट, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से करती हूँ, कि ये जो मेरे पास, ये देखो, दिस इज द सिस्टम दैट आई वांट टू स्टडी। तो इस सिस्टम को मैंने ऐसे पॉइंट साइज में बना दिया। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ ना, कि ये मेरे पास एक सिस्टम है। अब टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। अगर मानो मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग है, तो अभी टेंशन इसके ऊपर लगेगी इस डायरेक्शन में और इस बॉल के ऊपर लगेगी इस डायरेक्शन में। सो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अभी अगर मानो मैं इस सिस्टम की बात करूँ, तो इस सिस्टम का मास आ गया m1 + m2 + m3। तो आई कैन से कि भाई सिस्टम का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, विच इज इस सिस्टम का जो टोटल मास है जो कि है इतना, मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस सिस्टम के ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में जो टेंशन लग रही है उसकी वैल्यू है T1। देखो जरा सा, उसकी वैल्यू है मेरे पास T1। अब ये जो सिस्टम है ना तो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना ही नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब वाई की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू भी 0 हो जानी चाहिए। तो ये तभी होगा ना जब T1 की वैल्यू कितनी हो जाए, m1 + m2 + m3 मल्टीप्लाइड बाई जी। इतने इजीली होता है। ठीक है, आई एम होपिंग सब बच्चों को पसंद आ रहा है इजी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज अभी न्यूटन्स एप्पल से लॉज ऑफ मोशन कर रहे हो, तो कुछ तो दिलचस्प बात होनी चाहिए ना। ये देखो, ये हम लोगों ने T1 निकाल लिया। अब उसी तरीके से मानो बच्चों अब की बार मैं T2 निकाल रही हूँ। ठीक है, अब की बार मानो मैंने तुम्हें बोला कि भाई यहाँ पर ना एक और स्ट्रिंग है, ये मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालो। तो मुझे अच्छे से पता है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आई कैन से कि इसके ऊपर टेंशन इस तरीके से T2 लगेगा, इसके ऊपर टेंशन इस तरीके से T2 लगेगा। तो मैंने सोचा कि भाई मैंने इसको ऐसे T2 कंसिडर कर लिया। तो तुम देखो ना, अगर मानो मैं इसको अब की बार अपना सिस्टम चूज करूं, क्योंकि मैं सिस्टम किसी को भी चूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसी को अपना सिस्टम चूज करूंगी ना जो मेरे लिए इजी कर दे आंसर तक पहुंचना। कि भाई अब ये मेरे पास सिस्टम है जिसका मास है m2 और m3। तो आई कैन से कि इस सिस्टम का जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में लगा, विच इज इक्वल टू m2 + m3 मल्टीप्लाइड बाई जी। और इसके ऊपर जो और जो एक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है T2। अगर मानो कोई बच्चा सोच रहा है कि दी ये वाली टेंशन को आप क्यों नहीं काउंट कर रहे हो, तो ये वाली टेंशन देखो ना, यहाँ पर अगर ऐसे T3 है तो ये वाला भी तो T3 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्योंकि मैं इसको अपना सिस्टम कंसिडर करके चल रही हूँ, तो इसको इस सिस्टम को कंसिडर कर रही हूँ, मतलब इस सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेज है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस उस फोर्स के बारे में बात करनी है जो इस सिस्टम के ऊपर लग रहा है, जो एक तो इस सिस्टम का वेट हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में और एक T2 टेंशन हो जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर चोंचला इसीलिए नहीं है क्योंकि वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वाई की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 है। तो ये तभी होगा जब T2 की वैल्यू m2 + m3 के वेट को बैलेंस आउट कर जाए। मतलब तुम समझ पा रहे हो, अगर मानो मैं ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालूं, तो वो उस वेट की वजह से है, वो उस वेट को बैलेंस आउट कर रही है जो इसके नीचे हैंग कर रहा है। अगर मानो मैं ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालूं, तो वो उसके इक्वल टू है जो फोर्स चाहिए इसके नीचे जो हैंगिंग पार्ट है उसके वेट को बैलेंस आउट करने के लिए। तो अभी तुम लोगों को इतना समझ आ जाना चाहिए कि अब की बार मानो अगर मैं T3 की टेंशन निकालती हूँ, मानो अब की बार मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो T3 एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसकी टेंशन निकाल रही हूँ, तो अगर मुझे मेरे लिए इजी करना है आंसर तक पहुँचना, तो मैंने इसको अपना सिस्टम ले लिया कि भाई ये मेरे पास सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम का मास है m3, तो इस सिस्टम का वेट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है m3g, और एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है T3 ऊपर की डायरेक्शन में। दोबारा से वही बात, y की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसका मतलब y की डायरेक्शन में इस सिस्टम से एसोसिएटेड कोई नेट फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब जो ऊपर नीचे वाले फोर्सेस हैं एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन
वो रिएक्शन है जो सरफेस बॉडी के ऊपर लगाती है, बिकॉज बॉडी सरफेस के अगेंस्ट प्रेस हुई, तो बॉडी जिस भी नेट फोर्स से सरफेस के अगेंस्ट प्रेस हो जाती है, हमें उतना ही नॉर्मल रिएक्शन मिल जाता है। अब मैं चाहती हूँ एप्लीकेशन नंबर 5 से तुम ये समझो कि अब की बार अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं हैंगिंग प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ, तो जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है ना, जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है वो वेट को बैलेंस आउट कर रही होगी, चाहे वो रियल वेट हो अगर वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या फिर अपरेंट वेट हो अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। जैसे कि ये जेन्युइन केस था, यहाँ पर ये जितने भी ब्लॉक्स है ऊपर नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रहे थे। ये भी मंकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर M1 मंकी है, यहाँ पर मेरे पास M2 मंकी है, ये M3 मंकी है, ये मानो ये वाला मंकी रेस्ट के ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। डज नॉट मैटर, वाई की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी का होना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन है ना, तो वाई के डायरेक्शन में अगर इस तरीके से कोई एक्सेलरेशन ना हो कि अब भाई वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऊपर नीचे वाले फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स ले लूँ, ये मानो मैं 5 ब्लॉक ले लूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये वाले सेगमेंट में जो टेंशन है वो ये वाले मास के वेट को बैलेंस आउट करेगा, ये वाले सेगमेंट में जो टेंशन है वो ये वाले वेट को बैलेंस करेगा, ये वाले सेगमेंट में जो टेंशन है वो ये वाले वेट को बैलेंस करेगा, ये वाले सेगमेंट में जो वेट है वो ये वाले मतलब जो वेट होगा, आई कैन से कि किसी भी सेगमेंट ऑफ द वायर में टेंशन निकाल रहे हो तो वो नीचे जो सिस्टम हैंग कर रहा है उसके वेट को बैलेंस आउट करेगा। अभी मैं वेट की बात कर रही हूँ, एपरेंट वेट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था। लेकिन मानो अगर वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाए तो अब की बार जो टेंशन है एपरेंट वेट को बैलेंस करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट हैंगिंग प्रॉब्लम्स इन हैंगिंग प्रॉब्लम्स tension in the string tension in the string balances out the apparent weight of the system, apparent weight of the system hanging below it। वो एपरेंट वेट रियल वेट के इक्वल टू हो जाता है जब वाई की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बिल्कुल वेरी सिमिलर टू लिफ्ट प्रॉब्लम्स, कि जब लिफ्ट ऊपर नीचे चाहे मूव कर रही हो नहीं मूव कर रही हो, लेकिन जब तक वो एक्सेलरेट नहीं कर रही हो ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन हमें रियल वेट के इक्वल टू मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल टू मिलता है। तो वेइंग मशीन अगर होगी तो वेइंग मशीन बिल्कुल हमें हमारा रियल वेट बताएगी। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन नंबर 5 भी था जहाँ पर ऊपर नीचे कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो टेंशन इन दी स्ट्रिंग उसके नीचे जो सिस्टम हैंग कर रहा है उसके रियल वेट को बैलेंस कर रहा था। मैं बस बोल रही हूँ कि अगर मानो ऊपर नीचे एक्सेलरेशन हो तो अब की बार जो टेंशन इन दी स्ट्रिंग है वो एपरेंट वेट को बैलेंस आउट करेगा। तो मानो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मानो मुझे ये वाली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना हो, तो अगेन तुम्हें अच्छे से पता है सिस्टम हम कौन सा कंसिडर करेंगे, तो मैंने इसको अपना सिस्टम मान लिया कि भाई अभी ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर मानो यहाँ पर टेंशन लगी मेरे पास T2, तो इसको मैंने पॉइंट साइज में बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में आ गया T2, तो T2 क्या करेगा, T2 यहाँ पर एपरेंट वेट ऑफ M2 को बैलेंस आउट करेगा। तो तुम बताओ अगर मेरे पास एक मास है नीचे ए के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो एपरेंट वेट कितना होता है, अभी लिफ्ट प्रॉब्लम की थी m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए, तो इसका एपरेंट वेट मेरे पास कितना आ जाएगा, m2 मल्टीप्लाइड बाई g माइनस a2। तो टेंशन ने बैलेंस आउट कर दिया एपरेंट वेट को, तो यहाँ पर T2 की वैल्यू आ गई m2 g माइनस a2। और मानो अगर मैं FBD डायग्राम की हेल्प से बात करूं, जैसे ये तो कंसेप्चुअल डिस्कशन है, कैसे तुम लोग देख पा रहे हो वर्बली भी बात करके आंसर आ रहा है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखवा दी ना कि टेंशन इन दी स्ट्रिंग एपरेंट वेट को बैलेंस आउट करेगा। तो एपरेंट वेट अब हमें पता लग गया कि भाई अगर ऊपर का एक्सेलरेशन है तो mg की जगह m मल्टीप्लाइड बाई g प्लस ए आता है, और नीचे अगर a का एक्सेलरेशन है तो mg की जगह m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए आता है। लेकिन मानो अगर मैं FBD टेक्निक की हेल्प से चलती तो भी सेम आंसर आना था कि भाई देखो ये मेरे पास इस तरीके से ये मास है, ठीक है। अब इसके ऊपर T2 टेंशन लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में, इसका वेट लग रहा है, वेट रियल वेट लग रहा है m2g नीचे की डायरेक्शन में। अब इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर a2 नीचे की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा
वो भी नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो आई कैन से कि भाई जो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इट इज गोइंग टू बी गिवन बाय नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। देखो T2 की बिल्कुल वही वैल्यू आई, M2 मल्टीप्लाइड बाय G माइनस A2, एग्जैक्ट सेम थिंग है ना। तो तुम्हें ये पता लग गया कि भाई यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग में जो खिंचाव है, इसके एपरेंट वेट की वजह से वो इतना है। और उसी तरीके से मानो बच्चों, अब की बार मैं तुम्हें ये बोलूं कि जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है, अब ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर जरा सा टेंशन बताओ। ठीक है, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। कितना मजेदार है ये वाला टॉपिक। अब की बार मानो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि भाई यहाँ पर जो टेंशन है ना, जरा सा वो वाली टेंशन की वैल्यू बताओ। तो मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ। अब तुम अब हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक से चलने की क्या जरूरत है, जब हमने देख लिया कि हाँ भाई फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक से भी सेम आंसर आ रहा है। अब हम कंसेप्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई ये जो मेरे पास ये जो सिस्टम है, ठीक है, इसके ऊपर T1 टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लगी, तो एक तो ये पहले वाले के एपरेंट वेट को बैलेंस आउट कर रही है, और एक ये दूसरे वाले के एपरेंट वेट को बैलेंस आउट कर रही है। तो पहले वाले का एपरेंट वेट कितना हो गया, देखो m1 का मास है, a1 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका एपरेंट वेट कितना हुआ, इसका एपरेंट वेट हुआ m1 मल्टीप्लाइड बाय g प्लस a1। और मैं दूसरे वाले के एपरेंट वेट की बात करूं तो नीचे a के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसका एपरेंट वेट कितना हुआ, m2 मल्टीप्लाइड बाय g माइनस a2। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि कैसे यहाँ पर जो T1 टेंशन है किसको बैलेंस आउट करेगी, पहले वाले के एपरेंट वेट और दूसरे वाले के एपरेंट वेट को। तो ये वाली वैल्यू कितने आ गई, m1 मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस a1, और यहाँ पर मेरे पास आ गया m2 मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस a2। देखो बड़ा इजी है ये। इसके ऊपर ना मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा कैसी शक्ल बन रही होगी अभी। मैं इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन फॉर्मेट में कराती हूँ ताकि तुम्हें पता लगे दैट दिस इज वेरी जेन्युइन, है ना, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला कभी भी नहीं याद रखना है। तो मानो मैं 3 बंदर ले रही हूँ, ठीक है। एक तो बच्चों ये वाला बंदर है, रुको, एक मेरे पास ये वाला बंदर है, 3 बंदर लेते हैं, ठीक है। मानो ये मेरे पास इस तरीके से 3 बंदर है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 9 एप्लीकेशंस डिस्कस किए, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। 9 एप्लीकेशंस की हेल्प से ज़रा सा सीखो कैसे सोचना होता है आंसर तक पहुँचने के लिए, और फिर अपनी काबिलियत बढ़ाओ, बिल्कुल, क्योंकि मैं सेम स्टेप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये बंदर भी 1 kg का है, ये पहला बंदर है, दूसरा बंदर है, ये तीसरा बंदर है, ये बंदर भी 1 kg का है, ये बंदर भी 1 kg का है, ये बंदर भी 1 kg का है, ठीक है। पहले वाला बंदर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे वाला बंदर ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और तीसरे वाला बंदर नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आप भाई यहाँ पर टेंशन निकालिए, आप ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए, आप ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए। तो ये 3 पोर्शन हो गए ना स्ट्रिंग के, है ना, जिनके नीचे जो वेट हैंग कर रहा है या फिर अपरेंट वेट हैंग कर रहा है वो अलग अलग है, तो टेंशन अलग अलग होगी। तो इन तीनों पोर्शंस के ऊपर हमें टेंशन पूछी गई है। अब देखो एक चीज तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि टेंशन जो है, जब भी वाई डायरेक्शन में मोशन इन्वॉल्व होता है एक्सेलरेशन की टर्म्स में, तो टेंशन इन दी स्ट्रिंग क्या करती है, एपरेंट वेट को बैलेंस आउट करती है। तो मैंने सोचा मैं सबके सबसे पहले एपरेंट वेट ही निकाल लेती हूँ, कि मानो अगर मैं सबसे पहले वाले मंकी का एपरेंट वेट निकालूं, तो वो तो ऊपर नीचे किसी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहा है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो इसका रियल वेट होगा वही उसका अपरेंट वेट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू mg। तो वो वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 kg मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 न्यूटन। उसी तरीके से अभी मैं दूसरे वाले का अपरेंट वेट निकाल लेती हूँ। तो दूसरे वाले का अपरेंट वेट देखो, m का मास है, ऊपर जा रहा है a के एक्सेलरेशन से, तो नॉर्मल रिएक्शन देखो लिफ्ट प्रॉब्लम में कितना आया था, m मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस ए, सेम चीज़ यहाँ पर होगी कि अपरेंट वेट मेरे पास आ गया m मल्टीप्लाइड बाई जी प्लस ए, तो ये मेरे पास आ जाता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10+2, जिसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 12 न्यूटन, है ना। और उसी तरीके से मानो अगर मैं तीसरे वाले के अपरेंट वेट की बात करूं, तो तीसरे वाला मंकी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है a के एक्सेलरेशन से, तो उसका रियल वेट mg है, लेकिन अपरेंट वेट कितना आ जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस ए।
तो ये मेरे पास आ गया m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 2 विच गिव्स मी 8 न्यूटन। तो अभी बच्चों कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि टेंशन किसको बैलेंस आउट कर रहा होता है ना। अगर मानो ऊपर नीचे कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो टेंशन रियल वेट को बैलेंस करेगा। एफबीडी से ही आंसर आया था, है ना, कि जो टेंशन है रियल वेट को बैलेंस करेगा। और फिर एफबीडी से मैंने तुम्हें ये भी दिखा दिया, अगर ऊपर नीचे एक्सेलरेशन है तो टेंशन फिर एपरेंट वेट को बैलेंस कर रहा होता है। तो अगर मानो मैं अभी यहाँ पर इस टेंशन की बात करूं, जस्ट 1 सेकेंड, कौन सा कलर लूं, अगर मानो मैं यहाँ पर ये वाली टेंशन की बात करूं, T3 टेंशन की बात करूं, तो ये किसके एपरेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, इसके एपरेंट वेट को। ये किसके एपरेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, इसके एपरेंट वेट को। तो इसका एपरेंट वेट कितना है, देखो एपरेंट वेट ऑफ थर्ड इज 8 न्यूटन। तो तुम्हारे पास आ गया T3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 न्यूटन। ये इतना ईजी है, दोबारा से देखना। अगर मानो मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पर कितना टेंशन है, तो ये टेंशन किसके एपरेंट वेट को बैलेंस करेगा, इसके एपरेंट वेट को बैलेंस करेगा ना। तो एक तो ऊपर वाले का एपरेंट वेट कितना है, सेकंड वाले का एपरेंट वेट है 12 न्यूटन और थर्ड वाले का एपरेंट वेट है 8 न्यूटन। तो टोटल कितना एपरेंट वेट हो गया, 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन के एपरेंट वेट को बैलेंस आउट कर रहा है। तो देखो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। और अब की बार मानो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पर जो टेंशन है T3 उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये वाली टेंशन क्या करेगी, इस सिस्टम के एपरेंट वेट को बैलेंस करेगी। ध्यान से देखना, ये वाले सिस्टम के एपरेंट वेट को बैलेंस करेगी। तो इस सिस्टम के पहले वाला जो पोर्शन है उसका एपरेंट वेट 10 न्यूटन है, दूसरा जो मिडिल पोर्शन है उसका एपरेंट वेट 12 न्यूटन है, और जो तीसरे वाला सेगमेंट है उसका एपरेंट वेट मेरे पास 8 न्यूटन है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 30 न्यूटन। तो यहाँ पर T3 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 न्यूटन। ये वाली टेंशन इसके एपरेंट वेट को बैलेंस कर रही है, ये वाली टेंशन इसके एपरेंट वेट को बैलेंस कर रही है, ये वाली टेंशन इसके एपरेंट वेट को बैलेंस आउट कर रही है। और थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अभी मानो बच्चों अगर मैं सेवेंथ एप्लीकेशन की बात करूं, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में, कि मेरे पास इस तरीके से ब्लॉक्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किसी फोर्स के साथ हम उसको पुश कर रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जा सकती है, या तो तुमसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। अब कनेक्टेड मोशन है तो ऑब्वियसली बात है जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, या फिर हमने जिन स्ट्रिंग के साथ इन ब्लॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है उन स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है। तो बच्चों जैसे मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया था, यहाँ पर बैलेंसिंग आउट हो रहा था ना, कि अगर मानो ऊपर नीचे एक्सेलरेशन नहीं है तो टेंशन वेट को बैलेंस कर रहा होता है। अगर मानो ऊपर नीचे एक्सेलरेशन है तो हम एफबीडी के थ्रू ही हम लोग ये देख पा रहे हैं कि टेंशन फिर एपरेंट वेट को बैलेंस कर रहा है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि मानो अगर मैंने एफ के फोर्स से इस पूरे के पूरे सिस्टम को खींचा, तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर यही समझना पड़ेगा कि अगर मानो मैंने एफ के फोर्स से इस पूरे के पूरे सिस्टम को खींचा, तो मेरा सिस्टम का मास कितना है, मेरे सिस्टम का मास है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब मैं यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, मुझे एक्स डायरेक्शन से ही वास्ता है, मुझे वाई डायरेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। मुझे अच्छे से पता है इसका वेट लगा m4g तो नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर लिया, इसका वेट लगा m3g तो वो इसके नॉर्मल रिएक्शन से ने बैलेंस कर लिया। तो जैसे मैं लास्ट वाले सिनारियोज में मैं सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन से कंसर्न थे, अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन से कंसर्न हूँ, क्योंकि मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्सेज एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा ये मेरा सिस्टम का मास इतना है, इसके ऊपर मैं एफ का फोर्स अगर ऐसे लगाती हूँ, तो यार जेन्युइन सी बात है यही वो एफ फोर्स है जो ए का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा एक ऐसे सिस्टम में जिसके मास की वैल्यू कितनी है, इतनी है। सो वंस यू नो दैट, इफ यू रीअरेंज दैट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। सो दिस इज वेरी जेन्युइन, दिस इज वेरी जेन्युइन। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर मानो तुम्हें टेंशन वगैरह निकालनी हो, तो तुम देखो ना, अगर मानो मुझे ये वाली टेंशन निकालनी हो, तो क्या मैं नहीं बोल सकती कि यार इसी को मैं अपना सिस्टम कंसिडर कर लेती हूँ, कि भाई ये मेरे पास सिस्टम है m1 मास का, इसके ऊपर T1 की टेंशन लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्स की डायरेक्शन में, तो मे बी ये T1 ही टेंशन है जो m1 को a का एक्सेलरेशन दे रही है। अब a की वैल्यू पुट कर सकते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई
ए की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाता है F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब ए की वैल्यू तुम लोग हर जगह खुद से पुट करोगे। कंसेप्ट देखो, क्योंकि अब तक तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ जानी चाहिए। उसी तरीके से मानो अगर मैं ये वाली टेंशन की बात करूं, तो अब की बार मैंने सोचा कि यार इसको मैं फिर अपना सिस्टम मान लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अपना सिस्टम मानूं तो T2 इकलौता फोर्स है जो M1 और M2 मास के सिस्टम को ए का एक्सेलरेशन दे रहा है। ए का एक्सेलरेशन पुट कर दो। अगर मानो मैं यहां पर इस तरीके से T3 टेंशन निकालूं, एक मिनट, अगर मानो मैं यहाँ पर इस तरीके से T3 टेंशन निकालूं, तो आई कैन से कि T3 टेंशन के लिए मैं ये वाले सिस्टम की बात कर लेती हूँ ना, कि भाई T3 टेंशन ये वाले सिस्टम के लिए जिसका मास M1 प्लस M2 प्लस M3 है, इकलौता फोर्स है जो x की डायरेक्शन में लग के उसको a का एक्सेलरेशन देना है। हो गया कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल मोशन। ऐसे किया जाता है ये। देखो कि ये वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो इसके पीछे वाले सिस्टम को ए का एक्सेलरेशन दे रही होगी। इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी इसके पीछे वाले सिस्टम को ए का एक्सेलरेशन दे रही होगी। यहाँ पर जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर की टेंशन ये वाले सिस्टम को ए का एक्सेलरेशन दे रही होगी। ये था हमारा 7वां एप्लीकेशन। अब जो हमारा 8वां एप्लीकेशन है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पुली ब्लॉक प्रॉब्लम के बारे में। एक हैंगिंग ब्लॉक प्रॉब्लम भी करेंगे जिसके अंदर मतलब जितने भी मासेस है वो सारे के सारे हैंग करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे जहाँ पर कुछ पोर्शन हैंग कर रहे हैं और कुछ पोर्शन नहीं हैंग कर रहे। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस सिनेरियो। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, या तो बिकॉज कनेक्टेड मोशन है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो या तो तुमसे वही कॉमन एक्सेलरेशन पूछेंगे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, या फिर तुम्हें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पूछी जाएगी। अब यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है, तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग नहीं है, ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है जो ऐसे पुली के वाया जा रही है। मतलब आई कैन से कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेम रहनी चाहिए फिर, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है और बीच में कोई मास नहीं आ रहा। ये देखो ना, जैसे कि जब तक एक कंडक्टिंग वायर में बीच में कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह कुछ नहीं आ जाता, तो उस कंडक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट के ऊपर सेम पोटेंशियल होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये सिनारियो है। मानो अगर मैं इसका थोड़ा डिफरेंट सिनारियो लूँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक ये स्ट्रिंग है जिसके बीच में कोई भी मासेस कुछ भी नहीं आ रहा है, और एक मेरे पास ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग टेंशन होगी। ये समझना, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक या फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब मैं देखो अभी बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा एफवीडी तुम लोगों को करा दिया है ना, अब मैं तुम लोगों को एक अलग वे बताती हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स को निकालने का। द रीजन बीइंग कि अगर मानो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको अपना सिस्टम मान के चलूँ, इसको अपना सिस्टम मान के चलो, तो इसको सिस्टम मान के चलूंगी तो टेंशन इसके इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो कैन आई नॉट से कि यहाँ पर इस सिस्टम जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द फोर्स जो सपोर्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, माइनस फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है इस एक्सेलरेशन को, डिवाइडेड बाय द मास। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अब अलग मेथड से चलना चाहती हूँ, बिकॉज मैं सेम मेथड से पिछले 7 एप्लीकेशन में चली हूँ। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि कैन आई नॉट से दैट द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द फोर्स which is supporting this acceleration minus the force which is resisting this acceleration divided by the total mass of the blocks, divided by the total mass of the blocks. So I want to use this method, क्योंकि चाहे तुमसे एक्सेलरेशन पूछा जाए या फिर बच्चों तुमसे टेंशन पूछा जाए, नंबर 1 स्टेप हमेशा ये होगा कि सबसे पहले तो तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो टेंशन तो कभी भी नहीं निकाल पाओगे। दिखाती हूँ तुम लोगों को, तो मैं इसको 3 बार अप्लाई करने वाली हूँ, देखना। जैसे कि मानो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोलूँ कि भाई M2 की वैल्यू ना M1 से बड़ी है, तो मुझे अच्छे से पता है ये ए के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ ना कि देखो इसका जो वेट है M2G और इसका वेट आ गया मेरे पास M1G। टेंशन के बारे में हमें बातें नहीं करनी, मैंने तुम्हें बता दिया ये मेरा मेथड है।
टेंशन के बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि टेंशन इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए एक इंटरनल फोर्स हो गया, मैं इसको अपना सिस्टम मान के चल रही हूँ। तो अगर इस सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो ए के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर ए के एक्सेलरेशन में या तो हाथ होगा m1 का, m1g का, और एक हाथ होगा m2g का। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि कैसे m2g एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, और उसी तरीके से जो m1g है एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती कि जो फोर्स सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को वो m2g है, और जो फोर्स रेजिस्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को वो m1g है। जो टोटल मेरे पास सिस्टम का मास है वो ऑब्वियसली बात आ जाएगा पहले वाला मास प्लस दूसरे वाला मास। देखो आंसर आ गया। There are other ways as well to get to the answer, but I have applied free body diagram enough. अब मैं चाहती हूँ न्यूटन एपल के तरीके से चलो ना एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। देख पा रही हूँ, टेंशन को नहीं कंसिडर करना है। एक मेरे पास यहाँ पर आ गया m2g जो क्या कर रहा है, फुल सपोर्ट में है, देखो ना एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन में है। और दूसरा मेरे पास बच्चों यहाँ पर आया m1g, जो तुम लोग देख पा रहे हो कि जिस ब्लॉक का वेट है वो जिस ब्लॉक का वेट है m1g, तो m1g की जो डायरेक्शन है उस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो टेंशन कैसे निकालते हैं, विल कम बैक टू दैट, पहले एक्सेलरेशन सीखो। उसी तरीके से अभी अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ तो तुम देखो दोबारा से, ये मेरा सिस्टम है, टेंशन इंटरनल हो गया, चाहे मैं यहाँ पर T2 टेंशन की बात करूँ या फिर इस तरीके से मैं T1 टेंशन की बात करूँ, ये सारे इंटरनल हो गए। मुझे सिर्फ वेट वगैरह से मतलब है, ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम है। अब मानो मैं तुम्हें यहाँ पर सिनारियो देती हूँ कि भाई m3 की वैल्यू ना m1 और m2 से बड़ी है, मतलब बेसिकली ये होगा कि ये ए के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये ए के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो अब तुम देखो, एक यहाँ पर आ गया m3g, एक इसका वेट आ गया मेरे पास m2g, एक इसका वेट आ गया मेरे पास m1g। m3g का वेट जिस ब्लॉक का वेट है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है, सपोर्ट। एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका वेट नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, उसका वेट नीचे है, तो ये दोनों क्या, रेजिस्ट। देखो कैसे इसका जो वेट है m3g इसके एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, कैसे इसका जो वेट है m2g इसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और कैसे इसका जो वेट है m1g इसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, सपोर्टिंग फोर्स विच इज इक्वल टू m3g माइनस द रेजिस्टिंग फोर्स। तो एक तो रेजिस्टिंग फोर्स है मेरे पास m1g, दूसरा रेजिस्टिंग फोर्स है मेरे पास m2g, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना, तीनों का मास कितना आ गया, पहले वाले का मास, दूसरे वाले का मास, तीसरे वाले का मास। इसके ऊपर ना एक बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम लोग देखना कि वहां पर इस तरीके से एक मास यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे पुली जाती है, तो कभी कभी हम यहाँ पर मास को कनेक्ट करते हैं, कभी कभी मास को कनेक्ट किए बिना इस तरीके से फोर्स निकालते हैं। तो अगर तुम्हें ये वाला कंसेप्ट पता होगा तो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उसी तरीके से मानो सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगाऊं, तो दोबारा से बच्चों ये मेरे पास सिस्टम है। अब मुझे अच्छे से पता है यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह तो कंसिडर कर नहीं रहे हैं, तो ये नीचे ए के एक्सेलरेशन से जाएगा, ये आगे ए के एक्सेलरेशन से जाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास सिस्टम है, एक तो इसका वेट आ गया मेरे पास m2g, एक इसका मास इसका वेट आ गया मेरे पास m1g, तो ये वाला फोर्स तो सपोर्ट कर गया, और ये वाला जो वेट है, ये वाला जो फोर्स है वो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है वाई की डायरेक्शन में, जबकि ये ब्लॉक एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तो जो फोर्स इसके ऊपर वाई की डायरेक्शन में लग रहा है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन में, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन आएगा ही नहीं। कि भाई देखो, एक यहाँ पर मेरे पास m2g लगा जो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास इस तरीके से यहाँ पर क्या लग रहा है, m1g लग रहा है। लेकिन ये जो m1g है दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, इसका मतलब नो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें कोई x की डायरेक्शन में धक्का लगाएगा तो तुम्हारा y की डायरेक्शन में उसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता। तो जब m1g नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब y एक्सिस पे लग रहा है, तो उससे x डायरेक्शन में जो x एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है उससे क्या लेना देना है। सो नो कंट्रीब्यूशन इन द एक्सेलरेशन, मैं ये बोल सकती हूँ।
तो आई कैन से कि भाई यहाँ पर सपोर्टिंग फोर्स था m2g, रेजिस्टिंग फोर्स कोई नहीं था, और टोटल मास आ गया मेरे पास m1 प्लस m2। तो आया ना तुम्हारे पास आंसर कितना आया, m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो तुम लोग कैसे देख पा रहे हो कि अगर तुम्हें ये छोटी सी ट्रिक पता हो तो तुम लोग किसी भी गिवन सिनेरियो में एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो। एक बार बच्चों जब एक्सेलरेशन आ जाता है ना तो टेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल एफबीडी से आ जाएगी। जैसे कि मानो मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करती हूँ, अगर मानो मुझे टेंशन निकालनी है तो मैंने सोचा मैं यार ये इसके एफबीडी को कंसिडर कर लेती हूँ, मैंने सोचा मैं इसके एफबीडी को कंसिडर कर लेती हूँ कि भाई ये मेरे पास m2 का मास है। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, तो मानो यहाँ पर इस तरीके से टी टेंशन एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके ऊपर टेंशन लगी ऊपर की डायरेक्शन में टी, इसका वेट आया नीचे की डायरेक्शन में m2g, और इसका एक्सेलरेशन भी है नीचे की डायरेक्शन में। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, पहले हमेशा एक्सेलरेशन निकाल लेना और फिर खत्म है। एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में मतलब नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। देखो तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, m2 मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए की वैल्यू आराम से सब्सटीट्यूट करना। सेम चीज यहाँ पर आएगी कि मानो अगर तुम्हें एक तो यहाँ पर ये वाली टेंशन एग्जिस्ट करी है ये वाली स्ट्रिंग में, मानो इसको मैंने इस तरीके से T1 बोल दिया, और एक जो मेरी टेंशन है बच्चों वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, मानो इसको मैंने इस तरीके से T2 बोल दिया। तो एफबीडी स्टडी कर लो भाई। जैसे कि मानो अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 के लिए मैं इसका एफबीडी स्टडी कर लूंगी, T2 के लिए मैं इसका एफबीडी स्टडी कर लूंगी। तो मानो अगर मैं इस तरीके से पहले वाले के ब्लू वाले एफबीडी को कंसिडर करूं, तो m3 का मास है, ऊपर जो टेंशन लग रही है उसकी वैल्यू कितनी है वही वैल्यू हमें निकालनी है T1। इसका नीचे की डायरेक्शन में वेट है m2g सॉरी m3g, और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैं बोल सकती हूँ ना अगर एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है तो जो नेट फोर्स है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन वो भी नीचे की डायरेक्शन में होगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। निकाल लो। और उसी तरीके से अभी अगर मैं येलो वाले एफबीडी की बात करूं तो वो मेरे पास मैंने m1 मास का लिया है। तो अब m1 मास के ऊपर देख पा रहे हो T2 टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ऊपर है। तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स की वैल्यू भी ऊपर की डायरेक्शन में होगी, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। निकाल लो। और उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर मानो मुझे टेंशन निकालनी हो तो ये मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है ना, तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर सेम टेंशन होगी। तो मैंने सोचा आपकी बार क्यों ना इसी का इस्तेमाल किया जाए कि भाई इसके एफबीडी को कंसिडर करूं, किसी के भी एफबीडी को कंसिडर कर लेना, आंसर सेम आएगा कि भाई यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से m1 का ब्लॉक है, किस ए के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है मुझे वो भी पता है, और ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ टी टेंशन की वजह से, और देखो एक्स की डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो आई कैन से ये टी टेंशन वही टेंशन है जिसकी वजह से m1 मास ए के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन निकाल के सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये हो गए बच्चों हमारी फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। 9 तरीके के क्वेश्चन टाइप्स, 9 क्वेश्चंस नहीं मल्टीपल क्वेश्चंस हो गए, लेकिन 9 तरीके के क्वेश्चन टाइप्स हम लोगों ने आज की क्लास में किए। आई एम होपिंग तुम लोग को ये क्लास पसंद आई हो, तुम लोगों को ये क्लास समझ आई हो। अगर आई है तो लेट मी सी वन कमेंट, #graviton11 इन द कमेंट सेक्शन। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो फ्रिक्शन के ऊपर होगी। अब एक बार तुम लोग मिनी डीपीपी की हेल्प से बच्चों इसकी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ भाई हमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो देर आर मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स, डिस्कस्ड 9 of them, which were I believe the most important in this class. That is all for this class everyone. Thank you so much. Adios.